जय हिंद दोस्तों। आज है 19 जनवरी और दिन है शुक्रवार। हम लोग सीधा समय गवाए हम लोग आते अपने मुद्दे पे। पहला देख लीजिए, यहाँ पे अदन की खाड़ी में जहाज जो है ना, जो कॉमर्शियल जहाज जो वहाँ पे आवाजाही करते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, ड्रोन से जो हमला किया गया। तो वहाँ पे जो जहाज आया था कहाँ का था, मार्शल द्वीप। याद रखिएगा, मार्शल द्वीप न्यूज में आ गया। तो मार्शल द्वीप क्या है, तो मार्शल द्वीप एक कंट्री है जो कि आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। कहाँ देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर में, वहां का एक द्वीप है। तो उसी देश का ध्वज वाला जो जहाज जो पार हो रहा था अदन की खाड़ी से, तो भारतीय जो नौसेना थी वहां पे तत्काल मदद के लिए पहुंची। तो आप याद रखिएगा अदन की खाड़ी को और मार्शल द्वीप को, न्यूज में आ गया, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट है। अगर हम लोग बात करेंगे वरीयता क्रम में, तो सबसे टॉप पे कौन आते हैं हमारे देश में आते हैं राष्ट्रपति, आते हैं ना, याद रखिएगा। राष्ट्रपति इसको बोलते हैं, सीनियरिटी बोलते हैं, राष्ट्रपति हो गए। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। इनका जो है क्रम ही है। अगर मान लीजिए दोनों आदमी आपके सामने आपके घर के पास आ गए, घर में आ गए, तो आप सबसे पहले किनका आदर करेंगे, राष्ट्रपति का, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का। सब अब सपोज कीजिए कि प्रधानमंत्री भी आपके द्वारी गेट के सामने खड़े आ गए, तो आप तीनों में से सबसे पहले आप किसका कीजिएगा स्वागत, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और फिर कीजिएगा प्रधानमंत्री का। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वरीयता क्रम। यहाँ पे इन्होंने बात किया, अभी एक सम्मेलन में भाग लिए, वहां पे जो आदिवासी जो छात्र है उनको बोला अगर आप असफल हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप असफल हो जाते हैं तो ये आपकी क्षमता का संकेत नहीं है, आप इसको बिल्कुल घबराए नहीं। और उन्होंने कहा कि जब हमारा जो देश जो बदल रहा है, अगर आप देखेंगे वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी एक आदिवासी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ओबीसी कैंडिडेट है, पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, और जो वर्तमान में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो एक किसान पुत्र है। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह देश की राजनीति बदल रही है, जिस तरह देश का जो सशक्त हो रहा है, उसमें जो एक विशेष वर्ग को ही यहाँ पे दिया जा रहा है, तो जो कि वंचित थे अपने अधिकारों से। फिर बात किया कि उन्होंने कि देखिए जब मोदी गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों की पहचान खनिज से नहीं किया जाना चाहिए, आदिवासी इलाकों की पहचान खनिज संसाधन से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वहां के आदिवासियों की प्रतिभा से किया जाना चाहिए। तो ये अच्छा कोटेशन है, आपको आंसर राइटिंग में आपको काफी हेल्प करेगा। और उन्होंने बताया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में जो मिनरल्स हैं वो आपके धरवार वाले जो क्षेत्र है ना, धरवार वाले जो चट्टान है वहां देखने को मिलेगा। तो धरवार में याद रखिएगा आपका खनिज बहुत ज्यादा है, बीबीआई हो जाता है। ये सब जो है स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन बनाता है ना, वहां पे धरवार के बारे में पूछ देगा आपसे। इसके बाद हम लोग अगला चलेंगे अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे। तो हमें देखने को मिलेगा, देखिए हाँ ये इंपॉर्टेंट बनेगा बीबीआई के लिए। बोलेगा कि फिरोजाबाद में किस चीज के लिए फेमस है, या फिरोजाबाद क्यों न्यूज में रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा फिरोजाबाद जो है ना चूड़ियों के उत्पादन के लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट क्षेत्र ही है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि जो क्षेत्र किसी चीज के लिए प्रोडक्शन में अगर अपना विशेषाधिकार रखता है तो उस क्षेत्र को मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। तो फिरोजाबाद याद रखिएगा चूड़ी निर्माण के लिए काफी लोकप्रिय क्षेत्र है पूरे भारत में। अब बात करेंगे क्यों न्यूज में आ गया। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे चूड़ियां बन रही है, तो जो भी रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, तो वहां पे जितने भी महिला श्रद्धालुगण आएंगे, महिलाओं जितने भी आएंगी श्रद्धालु, उनको जो है मुफ्त में ये चूड़ियां वितरण की जाएगी। लेकिन अगर पुरुष खरीदते हैं इस चूड़ियों को, ठीक है, तो उनको जो है पे करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए मुफ्त है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो भी महिलाएं जा रही है श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो आप ध्यान में रखिएगा चूड़ियां जरूर आप ले लें, आपको मुफ्त मिलेगा। और ये जो 10,000 चूड़ियों का जो बंडल है वो आपका जो ट्रस्ट है, वो मंदिर का जो ट्रस्ट है उनको सौंप दिया गया। तो ये न्यूज में है, फिरोजाबाद इंपॉर्टेंट बनेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग अगला कदम पे जाएंगे। देखिए न्यूज में कार सेवक चल रहा है। कार सेवक है कौन, क्या, क्यों है ये। जब 1990 में जब चल रहा था, 1991 92 में, जो आपका जो विवादित जो मस्जिद था बाबरी मस्जिद, उसको जो ढहा गया, ढांचा को ढहाने के लिए यहाँ से जो कार सेवक जो अपने मंदिर को बचाने के लिए जो वहां पे सेवक लोग थे वो लोग आगे बढ़े थे। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की थी गवर्नमेंट, तो उन्होंने इस जो सेवक पे जो है गोली चलाने का क्या कर दिया था, आदेश दे दिया था। तो उसी को लेकर जो यहाँ पे कार सेवक जो थे, वो एक रामलला जो मंदिर जो बना आप वर्तमान में देख रहे हो, उनका ही योगदान है, उन्होंने जो है प्रयास किया था। तो आप कार सेवक को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे में देखने को मिल रहा है पढ़ाई को लेकर। देखिए अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है ना, तो नीति आयोग नहीं, एक संस्था का रिपोर्ट आया है, उसमें जो एजुकेशन को लेकर जो यहाँ पे आंकड़े आए हैं ना, काफी चौंकाने वाले हैं।
क्यों चौंकाने वाले हैं? देखिए अभी देखिए ये सब जो एजुकेशनल क्लास रिपोर्ट जो आता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ाई की क्या स्थिति है उसको संदर्भित करता है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि करीब जो है 14 वर्ष से जो 18 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उसमें जो स्कूल छोड़ने की जो ललक है ना बहुत ज़्यादा है। मतलब जो 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें जो स्कूल जो छोड़ने का, स्कूल ड्रॉप आउट का जो है ना उनमें मामला अधिक पाया गया है। और जो 14 साल के जो बच्चे हैं उनसे अगर बोला जाए कि स्टैंडर्ड 2 क्लास के बुक को पढ़िए और सुनाइए क्या लिखा हुआ है, तो वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी चिंता की बात की गई है। तो यहाँ पे बात किया गया है इसके पीछे का क्या कारण है। तो एक तो है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं होती है। दूसरा क्या बोला गया है कि जो स्कूल की जो वर्तमान स्थितियाँ वो भी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे दोनों को सशक्त करना होगा। क्लियर है? यहाँ पे दोनों को क्या करना होगा? सशक्त करना होगा। तो ये जो शिक्षा नीति है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे कंसर्न को देख सकते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसमें, कि क्यों बच्चे स्कूल ड्रॉप को चुनते हैं, क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिड डे मील जो स्कीम आया था 1995 में वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ उससे क्या हुआ कि आपको जो है बच्चों की जो प्रेजेंस स्कूल में काफ़ी बढ़ गया था। क्लियर? ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल को, सारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम लोग अलगाव की घटना। अभी पता ही है ना, पाकिस्तान और ईरान में जो है अभी थोड़ा सा मामला जो है थोड़ा गर्मा गया। पाकिस्तान ने भी जो है आपका ईरान में हमला कर दिया कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी को, माफ कीजिए पाकिस्तानी को नहीं, आतंकवादियों को जो यहाँ पे सफाया कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये मिसाइल दागे गए हैं और दोनों फिर जब राष्ट्रीय पटल पे मिले, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना दावोस में जो हो रहा है, वहाँ पे जब ये लोग मिले, वहाँ के जो नेता थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग जो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग जो है धीरे धीरे इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा रेगिस्तान सिस्तान जो इलाका है और बलूचिस्तान ये कहाँ पर है? आपका ईरान में है। ओके, ईरान में है, याद रखिएगा। सिस्तान कहाँ? ईरान में है। और जैश अल अदल ये जो आतंकी संगठन है ये पाकिस्तान में क्या है? एक्टिव है। फिर बात करेंगे, देखिए ईरान का क्या है, जो हिजबुल्ला वाला जो आक्रमण हुआ था, हिजबुल्ला और यमन जो होती विद्रोही है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। जो यमन में जो होती विद्रोही है और जो इजराइल के खिलाफ जो हिजबुल्ला लोग लड़ रहा था, तो दोनों का समर्थन कौन किया था? ईरान किया था। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप आतंकवादी को जो है सफाया कर रहे हो? आप तो आतंकवाद को भी प्रमोट कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम आतंकवादी का सफाया भी कर रहे हैं। आप डबल स्टैंडर्ड क्यों अपना रहे हो? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोहरी नीति नहीं चलना चाहिए। जिस तरह हमारा देश का क्या कॉन्सेप्ट है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में किसी भी जगह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कल के दिन जो अमेरिका एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि आतंकवादी जो संगठन बना के कहीं अगर राष्ट्र पर हमला करता है तो भारत जो अमेरिका के खिलाफ भी आवाज उठा देगा। आप समझ रहे हैं ना? तो आतंकवाद का एक स्पष्ट क्लियर नीति भारत का है। इस तरह ईरान और पाकिस्तान ये लोग बोल रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप लोग अपने घर में ही जो है आप लोग अपने ही घर में जो है अपने जो है आतंकवाद को फैला रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक ही समय में जो है दोनों नहीं होना चाहिए। फिर अगले आर्टिकल पे चलेंगे, यहां पर देखने को मिलेगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर क्या हुआ, एक स्मारक जो है डाक टिकट जारी किया। इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के जो है डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस डाक टिकट में आपको जो है राम मंदिर चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी, सूर्य, सरयू नदी, मंदिर जैसे तमाम जो चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि देश के लिए गौरवशाली है और देश की संस्कृति को विदेशों में प्रचार करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे बात की गई है कि रामायण से हमें क्या सीखने को मिलता है। रामायण क्या एक महाकाव्य है, इससे हमें प्रेम की जीत का जो दर्शन है वो हमें मिलता है। मानवता के लिए जो है हमें त्याग, एकता और बहादुरी सिखाती है। ठीक है, और सबसे कठिन समय में हमें जो है ना त्याग करने की जो भावना है, हमें जो एकजुट करने की जो भावना है, हमारे में जो है बहादुरी से लड़ने की जो भावना है वो हमें रामायण से ही मिलती है। और ये एक महाकाव्य है। यह न केवल भारत में बल्कि कंबोडिया, ठीक है, जो भी दक्षिण पूर्वी जो कंट्री है वहां पर भी ये प्रचलित है, पूरे देशों विदेश में जो है प्रचलित है। और हमें जो है अपने दर्शन का, अपनी संस्कृति का पूरे देश में प्रचार करने की जरूरत है। फिर बात करेंगे बिल्किस बानो मामले। देखिए क्या है ये, जब पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा तो इसमें जो है दिया नहीं गया था कि बिल्किस बानो मामले किससे संबंधित है, लेकिन 3-4 दिनों से जो है न्यूज में है। क्लियर है, याद रखिएगा बिल्किस जो बानो मामले है, बिल्किस बानो मामले ये जो है आपका गुजरात दंगे से संबंधित है। गुजरात दंगे में क्या हुआ था 2002 में, एक महिला थी जो गर्भवती महिला थी, उस पर जो है क्रूर से हमला किया गया और जो है सामूहिक बलात्कार किए गए और उनकी जो 3 साल की बच्चियां थी उसका भी जो मर्डर कर दिया गया। तो ये जो मामला है बिल्किस बानो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक गुजरात दंगे से संबंधित है। एक और मामला था
श्रीगाल मामला, नहीं माफ कीजिएगा, सायरा बानो जो केस था, सायरा बानो को जो केस था वो आपका संबंधित किससे, ट्रिपल तलाक से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। और है श्रेया सिंघल जो मामला था वो आईटी एक्ट 2000 में जो संशोधन को लेकर मामला था, तो श्रेया सिंघल मामला भी आप लोग याद रखिएगा इसको, इस तरह के मामले को। फिर देखिए वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आ गया, कर्नाटक में जो है ना यक्षगान जो है ना, यक्षगान जो है नृत्य होता है, ये आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं ना, ये जो है यक्षगान है, कर्नाटक में फेमस है काफी है। फिर बात करेंगे अदन की खाड़ी के बारे में, अभी बात की थी ना शुरू में अदन की खाड़ी में, यहाँ पर मार्शल द्वीप वाले जो जहाज थे, मार्शल द्वीप के जो कंट्री के जो क्या थे, कॉमर्शियल जो व्हीकल थे, मतलब जो जहाज थे, उस पर जो है ड्रोन से हमला किया जा रहा है, और ये सब ये यमन की हुती विद्रोहियों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो भारत जो है अपने क्षेत्रों में इस तरह की तो गतिविधियों को तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको पता ही है कुछ दिन पहले जो वहां पे जब अरब सागर से एक जहाज पार हो रहा था, उसका नाम था MV लीला नार्को, जब उसने मदद मांगी तो भारत ने तत्परता के साथ मार्कोस कमांडो आप देखिएगा गूगल करके, बहुत ही खतरनाक कमांडो है नौसेना का ये जो है ना समुद्र में बिल्कुल मगरमच्छ की तरह तैनात रहते हैं और कोई भी इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेशन याद रखिएगा अदन खाड़ी में, और मार्शल द्वीप को थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका लोकेशन। और ये मार्शल जो द्वीप है, मार्शल द्वीप ये आपका प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप गूगल करके इसका लोकेशन देखिएगा, क्या पता यहीं से क्वेश्चन पूछ दे। फिर हम लोग अगले मामले में चलेंगे। तो देखिए अभी न्यायपालिका में एक जो है ना उनके जो एक जज थे, ठीक है, उन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार दिया, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो है कंबाइंड जजमेंट नहीं है। तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार किया कि जो हम लोग का सामने जो चुनौतियां क्या है, न्यायपालिका के सामने चुनौती कि गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने में हम लोग जो है कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने में, और कम कीमत पे न्याय जो है हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये चुनौतियां हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं या क्या चैलेंजेस है, तो आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं। बाकी तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव, फिर जो लागत है, केस लड़ने का जो लागत है वो भी काफी जो है महंगा हो जाता है, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब तमाम चुनौतियों को दिखाइएगा और क्या क्या सुधार किए गया। तो आप टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दे सकते हो, किस तरह जो है कोर्ट में जो है लाइव कर दिया गया है टेक्नोलॉजी का यूज करके। फिर जो है आप सारा अपडेशन आप एक पोर्टल पर देख सकते हैं। जजों की भी हाल में जो है नियुक्तियां बढ़ाई गई है, जज जो है तमाम जो क्षेत्रों में अपने जो दायित्व है उनका जो है निर्वहन कर रही है। तो आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर देखेंगे शिलोंग, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया न्यूज में। कल हमने क्या देखा था कि एक नारकोटिक्स जो अकादमी के आंध्र प्रदेश में बना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट हो गया। आज क्या देखेंगे, शिलोंग में, जहां पे असम राइफल जो है ना उसका हेडक्वार्टर है शिलोंग के लेटकोर स्थित असम राइफल मुख्यालय में एक जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पूछना होगा तो यहीं से पूछ लेगा। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है क्या है, सेंटर का उद्घाटन शिलोंग में किया गया है। फिर हम लोग आगे जब मूव करेंगे अपने आर्टिकल की ओर, तो हम देख पाएंगे अपने बेहतर न्यूज। ये देखिए, हाँ, अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला। अभी 16वें वित्त आयोग को देख लेते हैं, क्वेश्चन आना ही है। 15 वित्त आयोग देखे थे हम लोग, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे ना। तो 16वें वित्त आयोग का कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए, हम बता देते हैं इसका जवाब। 16वें वित्त आयोग के जो आयोग के जो अध्यक्ष होंगे ना वो होंगे अरविंद पनगड़िया। इस पर हमने काफी बार डिस्कस कर चुका है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आप इनका गूगल में सर्च कीजिएगा इनका नाम को तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो अध्यक्ष होंगे 16वें वित्त आयोग, और इसका कार्यकाल कितना है, 2021 से लेकर 26 तक। माफ कीजिएगा, हमको कार्यकाल का भी जो डेट याद नहीं आ रहा, हम उसको कंफर्म करेंगे। फिर बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, बीपीएससी एग्जाम ऐसे ही पूछता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने जो है ना एक देश के साथ क्या क्या समझौता किया है, कौन सा देश है, तो डोमिनिकन गणराज्य। याद रखिएगा, भारत ने जो इसके साथ समझौता किया है, क्यों किया है, हमारा जो मेडिसिन है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए इस कंट्री के साथ क्या किए हैं, समझौता किया है। तो इंपॉर्टेंट बन गया, VVI बन गया। बोलेगा कि भारत ने हाल ही में अपने जो है निर्यात को, मेडिसिन निर्यात को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किस देश के साथ क्या किया है, समझौता किया, तो डोमिनिकन गणराज्य। इस तरह के क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं और फेवरेट क्वेश्चन है। ये हो गया। इसके बाद आइए देखिए, केरल बनेगा हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला देश। हेली टूरिज्म पे जो है ना, केरल, हमारे देश का जो केरल राज्य है हमारे देश का, उसने इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। और यहां पे ऐसा क्यों कर रहा है,
देखिए केरल जो है टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है। टूरिज्म के लिए केरल में बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, अगर युवाओं से बात करेंगे जो शादी करने के लिए अगर बेहतर अगर डेस्टिनेशन खोजते हैं ना कहीं भारत में, तो केरल जाना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो केरल जाना पसंद करते हैं। वहाँ पे जो है आपको हाउस बोट जैसे तमाम चीज जो सुविधा देखने को मिलता है, जिससे आकर जो पर्यटन होते हैं आकर्षित हो जाते हैं, चलो केरल चलो, केरल चलो, केरल में शादी करेंगे हम लोग, वहाँ मजा करेंगे। इस तरह की बातें वहाँ पे देखने को मिलती है। अभी आपने देखा मालदीव को लेकर कैसे मालदीव को बाइकआउट कर दिए हैं, फिर लक्षद्वीप को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सेम पोटेंशियल है वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां जो है वहाँ पे आई है, एमएनसी आई है, जैसे कि टाटा भी वहाँ पे बोला है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी ही डेवलप करेंगे। आज जो भी सुविधा हमें मालदीव में मिलती है उससे बेहतर जो सुविधा हम लक्षद्वीप में देंगे, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो आप समझ सकते हो ना देश में पोटेंशियल कितना है टूरिज्म को लेकर। फिर बात करेंगे हम लोग अगला आर्टिकल पे। देखिए अब उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसको पढ़ना चाहिए तो आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हमारे थॉट को। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।